नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरएस मुख्य परीक्षा के जो आंसर शीट आ गई है, जिसमें हम टॉप 50 स्टूडेंट्स की कुछ आंसर शीट लिए हैं और उसका जो आंसर्स है उसको एनालिसिस करेंगे। ज़्यादातर विद्यार्थी को पता है कि मैंने पहले 2023 आरएस परीक्षा के आंसर्स कॉपी का एनालिसिस किया, और मुझे लगता है जो आप सब लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया कि ये एक आपके आंसर राइटिंग की स्किल को इम्प्रूवमेंट करने का और एक पढ़ने की सही जगह तलाशने का अ, शायद सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है जिसमें मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो ये एक सवाल हम लेते हैं। थोड़े क्या होते हैं कि मैं समझाता समझाता बहुत लंबा वीडियो बना देता हूँ, तो फिर आप पूरा देखते नहीं हो। वैसे तो देखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी मददगार होंगे। मैं मानता हूँ कि इस समय प्रीलिम्स का भी साथ साथ आप पे प्रेशर है, लेकिन अगर आप आंसर्स राइटिंग एक प्रैक्टिस होती है, मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, तो इसको अगर आप नहीं सुधार पाए तो फिर वो बैठेगा नहीं। तो मेरा सजेशन है कि आप मान लीजिए कि अभी मेंस पे कम भी फोकस कर रहे हो, तो लगातार कम से कम एक आंसर लिखिए। और लिख भी नहीं रहे हो तो कम से कम ये कुछ मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, लगभग सारे ही क्वेश्चंस डालूंगा जो मैं पबेड पॉलिटी एथिक्स जो मैं लेता हूँ, तो उनको तो जरूर देखिए। उनसे जब आप पढ़ रहे होंगे तो कम से कम आप प्रीलिम्स का भी कोई मैटर पढ़ रहे होंगे तो सही जगह तलाशेंगे उसको। वैसे सही रणनीति है कि बैलेंस करके चलिए। अभी आप लगभग 50% समय आप मेंस ओरिएंटेड, 50% समय आप प्रीलिम्स पे फोकस कर सकते हो। प्रीलिम्स मतलब वो पार्ट जो जैसे पॉलिटी है, कॉमन पार्ट है। तो मैं आ जाता हूँ कि ये मुख्य परीक्षा का 26 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। और इसमें हम जो मैंने कुछ कॉपियां ली है, क्योंकि अभी आरपीएससी ने सार्वजनिक की है इन कॉपियों को, तो उनमें से 4-5 स्टूडेंट वो ही लिए हैं जो 50 रैंक तक के हैं। उनकी गोपनीयता का ध्यान रखते हुए हमने कोई नाम नहीं बताया है कि कौन सी रैंक का कौन है, लेकिन इनमें टॉपर्स हैं। अब जैसे एक कॉपी ली है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक एक कॉपी ली है जिसमें 10 नंबर में सिर्फ 1.5 नंबर आए हैं और ये टॉप 50 के अंदर है। ठीक है। एक जो दूसरी आंसर कॉपी ली है, इस स्टूडेंट के मात्र 2.5 अंक आए हैं ना। एक तीसरी भी ली है कि इसके 4 नंबर है, मतलब 10 में 4 वैसे तो कम ही है, लेकिन फिर भी 4 अंक है इसके। एक और ली है ये अंग्रेजी माध्यम की जिसके 2.5 अंक है। एक और ली है जिसके 1 अंक है। मेरे पास 4-5 कॉपियां और थी इसमें जो आपने भेजी, उनमें एक आधा 1.5 अंक की थे, तो मैंने उनको छोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि 10 अंक में अगर एवरेज रूप से अगर आप देखो तो टॉपर्स के ही अगर 1.5, 2, 2.5 अंक मिल रहे हैं, तो फिर क्या स्थिति बनती होगी। तो या तो आरपीएससी शायद कॉपी बहुत हार्ड चेक करती होगी, या फिर आपके आंसर्स में सच में कोई ब्लंडर कमी होगी, या फिर आप ज्यादातर स्टूडेंट शायद क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे होंगे, उस लेवल तक प्रिपरेशन ही नहीं है। ये बात सच भी है, क्योंकि आरपीएससी जो क्वेश्चन पेपर बना रही है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पे बना रही है कि वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट के कितने एक्सपर्ट है। हालांकि जनरलिस्ट एग्जाम है, मैं इसका सच में विरोध करता हूँ इस बात का, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ, लेकिन उसका दृष्टिकोण यही होता है और वो इसी दृष्टि से कॉपी चेक कर रही है। लेकिन फिर भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहले हम लोग भी 2 पेपर चुनते थे, उनके 4 प्रश्न पत्र होते थे, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना ही है। तो कम से कम कुछ पेपर आप एज ए एक्सपर्ट ही तैयार करना पड़ता है। तो आपने शायद, मुझे लगता है कि उसका या तो मैटर ठीक नहीं पढ़ते होंगे, या सवाल नहीं समझते होंगे, या पेपर पे कमांड ही नहीं बनाई होगी। तो जब टॉपर्स की ये स्थिति है तो हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे। अच्छा, मैंने कोई ज्यादा देखा नहीं है, मुझे लगा प्रश्न जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये मुझे ठीक ठीक समझ, क्योंकि थ्योरी में जीता हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी जो होती है उसको सच में जैसे होता है ना कि इसको खूब ही तो डिस्कस करता हूँ, खूब क्लासेज में, पीजी में, यूजी में, यूनिवर्सिटीज में डिस्कस करते हैं। तो मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे कुछ देखना पड़ रहा था। तो सवाल को समझते हैं पहले और फिर उसके आंसर को समझते हैं, और फिर दिए गए जो आंसर्स है उनको देखते हैं कि उनके इतने अंक कम क्यों आए।
तो सवाल ये है कि इन व्हाट वे डू दी कंसेप्ट ऑफ लिजिटिमेसी, ठीक है, एज गिवन बाई वेबर एंड बर्नार्ड डिफर। वेबर और बर्नार्ड की जो लिजिटिमेसी वैधता की अवधारणा है, ठीक है, वेबर एवं बर्नार्ड की वैधता की अवधारणाएं जो है किस प्रकार से डिफर मतलब भिन्न है। इन वाट वे किस प्रकार से मतलब वो कैसे दोनों अलग अलग है लिजिटिमेसी की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है सवाल समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि सवाल की मांग क्या है। 10 अंकों में मतलब 100 शब्दों में लिखना था कि मैक्स वेबर, जो कि एक समाजशास्त्री था और जिन्होंने नौकरशाही की एक अवधारणा दी, उनका जो लिजिटिमेसी का कंसेप्ट का तरीका है, वो मैक्स वेबर जो कि एक व्यवहारवादी विचारक थे, और उनका जो लिजिटिमेसी का कंसेप्ट है वो कैसे दोनों भिन्न है, ये भिन्नता आपको बता देंगे तो 10 में से 10 अंक मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि सवाल तो सिंपल है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो इसमें अंक कम आए हैं कि एक को देखते हैं कि इसने क्या नहीं लिखा। इसी ये सवाल का उत्तर जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े होंगे या जिन्होंने मेंस लिखी है पिछली बार, एक दो मेंस लिखी है, वो जरूर इसे बहुत इजी सवाल माना होगा, क्योंकि मैक्स वेबर और बर्नार्ड दोनों की सत्ता का विचार है, लिजिटिमेसी उसी के भीतर से निकलती है, मतलब वैधता का जो लेजिटिमेसी का प्रिंसिपल है वो उसी के भीतर से निकलेगा। लेकिन ऑथोरिटी के जो चैप्टर है, जैसे मेरी भी पुस्तक, मैं अभी एक बार पुस्तक देना मेरी, हाँ ये मेरी अभी तो खैर नहीं बन रही है। इस पुस्तक में भी अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत ही अच्छे से वैधता और सत्ता को बता रखा है। तो मैटर तो मुझे लगता है कि पढ़ा होगा स्टूडेंट्स ने, पता नहीं लिख क्यों नहीं पाए। जैसे मैं इस सवाल को ही पढ़ रहा हूँ, आंसर को, तो एक आंसर को पढ़ के फिर मैं देखता हूँ कि क्या गड़बड़ कर रहा है। ये लिख रहे हैं कि किसी सत्ता का वह तत्व जिसके कारण वह स्वीकार्य होती है वैधता कहलाती है। भैया वैधता पूछ कौन रहा है, ठीक है बता दिया। शक्ति को स्थायित्व के लिए तथा स्वीकार्यता के लिए वैधता की आवश्यकता होती है, ये वैधता को समझाने लग गया यहाँ, ठीक है। हालांकि गुंजाइश नहीं होती है इनमें, पहले जो डिमांड है सवाल की वो कितनी फुलफिल कर रहे हो ये जरूरी है। वैधता की बर्नार्ड और वेबर की अवधारणा में भेद, अब ये भेद भी बता रहे हैं बेचारा, अच्छा खासा। बेचारा तो क्या टॉपर तो बन गया लेकिन नंबर कम आया। कि बर्नार्ड के अनुसार वैधता व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित होती है। ये कहाँ से लिया? जिस व्यक्ति में उच्च प्रकृति के गुण होते हैं वे अपने व्यक्तित्व के करिश्मे के आधार पर अपनी शक्ति को वैधता पर, ये तो वेबर का विचार है, तो मूल रूप से ही गलत हो गया। मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। वेबर के अनुसार किसी सत्ता में वैधता के 3 कारक आते हैं, ये नियम कानून ये बताती है, और कुछ इन्होंने दिया नहीं। इस प्रकार बर्नार्ड और वेबर, और उनको 1.5 अंक दिया। चलो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा उलझाते ने मैं इसके आंसर पे काम करता हूँ कि बेसिकली इसकी आंसर में क्या डिमांड है और क्या चीज ये मांग रहा है आपसे। थोड़ा जो आप पढ़ते हो मैं उसको रिवाइज करता हूँ तो आप कमांड कर पाओगे। देखिए, हमने ये देखा कि जो ऑथोरिटी होती है उसका बेस क्या होता है? लेजिटिमेसी। अगर ऑथोरिटी से लेजिटिमेसी को निकाल दिया जाए तो ऑथोरिटी खत्म हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लेजिटिमेसी या वैधता है वो सत्ता का आधार होती है, और अगर ये नहीं हो तो वो पावर मतलब एक नेगेटिव अप्रोच में बदल जाती है, हम आप पढ़ते होंगे। लेकिन सत्ता के 3 सिद्धांत पढ़ते हैं हम। एक है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी,
जिसमें ये मैक्स वेबर भी आता है, फेयोल भी आता है, गुलिकोर्विक भी आते हैं। एक है एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी जिसमें बर्नार्ड आते हैं, और एक है कैपेटेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी जिसमें मेरी पार्कर फोलेट आती है। आप थोड़ा पढ़ना इस सवाल को समझने से पहले, मैं क्योंकि अब बहुत ज्यादा बनाऊंगा तो पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो उसके भीतर जो है मैक्स वेबर और बर्नार्ड ने वैधता के बारे में बात की है, तो कोई सीधी सीधी सारणी बनाना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको थोड़ा सा चीजें इसमें बताता हूं कि दोनों में मोटे तौर पर 4-5 पॉइंटों से ज्यादा कुछ बनता ही नहीं है। जैसे हम वेबर को लेते हैं, कि वेबर को अगर हम लेते हैं और दूसरी तरफ हम बर्नार्ड को लेते हैं, तो क्या चीज बेसिक है जो जाननी है इस वैधता के प्रिंसिपल में, ठीक है, ये हमें देखना है। बर्नार्ड ये कहता है कि बर्नार्ड ने जो थ्योरी दी है, मतलब बर्नार्ड ने ऑथोरिटी शब्द यूज नहीं लिया, उन्होंने डोमिनेशन शब्द यूज लिया है, प्रभुत्व। और वो डोमिनेशन को कहते हैं लिजिटिमेट डोमिनेशन, हालांकि उसको ऑथोरिटी भी कह सकते हैं। तो वो यूज करते हैं लिजिटिमेट डोमिनेशन। अगर कोई ये शब्द लिख देता है तो बहुत गजब की बात होती है, वो उसके मूल को पकड़ लेता है, हालांकि वो डोमिनेशन का मतलब ऑथोरिटी होते हैं। और चेस्टर बर्नार्ड जो है वो एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी देता है, मतलब वो इनका जो मॉडल है वो वैधता को वो एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी की बात करते हैं। और इस एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ ऑथोरिटी के अंदर ये जोन ऑफ इंडिफरेंस की बात करते हैं। अब आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपको पता होगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। जोन ऑफ इंडिफरेंस वो क्या कहते हैं कि जब कोई आदेश दिया जाता है तो उसके साथ 3 घटनाएं घटित होती है। या तो आदेश रिजेक्ट हो जाता है पूरी तरह से, या आदेश स्वीकृत या अस्वीकृत हो जाता है, या आदेश बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया जाता है। ये जो तीसरा क्षेत्र है उसको चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में जोन ऑफ इंडिफरेंस या तटस्थता का क्षेत्र कहा, और कहा कि इस क्षेत्र में आने वाले आदेश पूर्णतः स्वीकृत हो जाएंगे। अब आदेश स्वीकृत होने का मतलब क्या हुआ, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि आदेशों की स्वीकृति का मतलब है उसकी सत्ता प्राप्त हो जाना। सत्ता का आधार आदेशों की स्वीकृति, और आदेशों की स्वीकृति ही वैधता है। अब गड़बड़ यही कर रहे हैं सारे स्टूडेंट, मुझे लगता है ये बेसिक कंसेप्ट पकड़ में नहीं आएगा। वो सत्ता का अंतर बता रहे होंगे कि मैक्स वेबर सत्ता को क्या मानते हैं और चेस्टर बर्नार्ड सत्ता को क्या मानता है। नहीं नहीं, सत्ता का जो बेस है लेजिटिमेसी, जिसको चेस्टर बर्नार्ड एक्सेप्टेंस कहता है, वो क्या है उसका अंतर पूछ रहा है। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस में जो ये एक्सेप्टेंस है ना, तो ये मूल सवाल पे आ जाता हूं सीधा ही कि बेसिकली मूल सवाल क्या है। मूल सवाल यह है कि मैक्स वेबर जो है, वेबर जो है वो ये कहता है कि जो सत्ता है वो क्यों है, मतलब सत्ता है क्यों, क्यों, क्योंकि वो वैध है। वैधता होती है तभी वो सत्ता होती है। वैध मतलब लीगल रैशनल, वो उसको वैध तार्किक बोलते हैं उसको। और ये वैध है इसीलिए आदेश स्वीकार कर किए जाते हैं, मतलब सत्ता वैध है इसीलिए आदेश स्वीकार होते हैं। दूसरी तरफ चेस्टर बर्नार्ड क्या कहता है, चेस्टर बर्नार्ड कहता है कि जो सत्ता है वो क्यों के साथ कब है, मतलब सत्ता क्यों है और कब है, तो ऑथोरिटी। तो इसको वो ये कहते हैं कि सत्ता क्यों और कब कब तक है, मतलब जब तक आदेश स्वीकार होंगे। और आदेश स्वीकार कब होंगे, जब वो जोन ऑफ इंडिफरेंस में होंगे। और जोन ऑफ इंडिफरेंस है वो रिवार्ड पे डिपेंड करता है, और रिवार्ड बढ़ेगा तो जोन ऑफ इंडिफरेंस बढ़ेगा। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस जितना बड़ा होगा उतना ही सत्ता का बेस बड़ा होगा, और सत्ता जो है तब तक टिकी रहेगी जब तक कि आदेश स्वीकृत होंगे।
अब सवाल ये होता है कि आदेश जो है वो कब स्वीकार होते हैं। इसका जवाब बर्नार्ड ये देता है कि आदेश 4 परिस्थितियों में ही स्वीकृत होते हैं। नंबर 1, वो अंडरस्टेबल हो, मतलब वो समझने योग्य हो, समझ योग्य हो। पहली शर्त यह है कि वो समझने योग्य हो। यहां देखना, बर्नार्ड कहता है कि वैध कब होगा, जब वो सत्ता कानूनी भी हो वह तार्किक भी हो, जिसको लीगल रेशनल कहता है, उसी को वो मैक्स ब्यूरोक्रेसी का आधार बताता है। मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसे थोड़ा सा मैं स्पष्ट करूंगा तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। तो सत्ता कब स्वीकृत होती है बर्नार्ड के अनुसार, जब वो समझने योग्य हो, जब वो व्यक्तिगत हित के अनुरूप हो। दूसरा पॉइंट यह है, जब वो संगठन के हित के अनुरूप हो। तीसरा पॉइंट यह है, और जब वो शारीरिक क्षमता के अंदर हो, शारीरिक या मानसिक क्षमता के भीतर हो। ये 3-4 चीज मैक्स वेबर कहता है। तो मैक्स वेबर ने लिजिटिमेसी के संदर्भ में बताया कि कोई आदेश स्वीकार होगा तो लिजिटिमाइज होगी सत्ता। आदेश स्वीकार कब होगा, जब वो आदेश समझने योग्य हो, जब वो आदेश संगठन के हित में हो, जब वो आदेश व्यक्तिगत हित से असंगत ना हो या व्यक्तिगत हित में हो, और जब वो आदेश शारीरिक और मानसिक क्षमता के भीतर हो, तब जो है वो आदेश स्वीकार होगा। और उस स्वीकारोक्ति को ही लेजिटिमेसी कहते हैं, और लेजिटिमेसी से ही सत्ता प्राप्त होती है। आदेश जो है स्वीकार होने के एक क्षेत्र होता है जिसको वो जोन ऑफ इंडिफरेंस कहते हैं। क्लियर। जहां तक मैक्स वेबर की बात होती है वो ये कहती है कि सत्ता क्यों है, नहीं है, क्यों सत्ता को क्यों माना जाता है, क्योंकि आदेश स्वीकार इसलिए होते हैं क्योंकि सत्ता वैध है। और वैधता का आधार क्या है, मतलब उसका बेस क्या है कि सत्ता वैध है, वैलिड है, लिजिटिमाइज है, इसका बेस क्या है। तो उसके 3 आधार बताते हैं। नंबर 1, परंपराएं। नंबर 2, करिश्माई व्यक्तित्व। इसलिए इसलिए आदेश स्वीकार होते हैं या वैध माने जाते हैं क्योंकि परंपरा के अनुरूप है, जैसे राजा का बेटा राजा। इसलिए क्योंकि किसी के करिश्माई व्यक्तित्व का गुण हो सकता है। इसलिए क्योंकि वो कानून या संविधान के अनुरूप है। तो वैधता का आधार 3 है। अब मुझे लगता है सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। पहले तो हम ये बताते हैं कि देखिए, बर्नार्ड और मैक्स वेबर जो है उसकी हम तुलना तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों का ग्राउंड ही अलग है। जहां मैक्स वेबर एक समाजशास्त्री विश्लेषण करता है वैधता का, वहीं चेस्टर बर्नार्ड वैधता का एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एनालिसिस करता है। नंबर 1 बात। नंबर 2, सब जहां चेस्टर बर्नार्ड सत्ता क्यों है, मतलब सत्ता का आधार के रूप में वैधता को स्वीकार करता है, वहीं चेस्टर बर्नार्ड सत्ता के स्वीकरण के तौर पर वैधता को स्वीकार करता है। जहां मैक्स वेबर सत्ता के आधार के तौर पर 3 बातें कहता है कि वो परंपराओं के अनुरूप हो, वो परंपराएं हो, करिश्माई व्यक्तित्व हो और कानून हो। वहीं चेस्टर बर्नार्ड जो है वो ये कहता है कि आदेश तब स्वीकृत होते हैं जब वो संगठन के हित में हो, व्यक्तिगत हित में हो, समझने योग्य हो, और क्या नाम, वो शारीरिक और मानसिक सीमा में हो, और तटस्थता के क्षेत्र में दिए जाए, जोन ऑफ इंडिफरेंस में दिए जाए, तब स्वीकृत हो। तो दोनों की ये जो डिफरेंस है, ये क्वेश्चंस की डिमांड है कि आप ये लिख दो। बहुत सिंपल आंसर लिखना था, आपको बस इतना बताना था कि मैक्स वेबर और जो चेस्टर बर्नार्ड है, जहां मैक्स वेबर ने वैधता का सामाजिक विश्लेषण किया, वहीं चेस्टर बर्नार्ड ने सांगठनिक व्यवहारिक विश्लेषण किया करके सत्ता के संबंध में विचार दिए। लेकिन उनमें मूलभूत अंतर जो है निम्नलिखित है।
और आप इन अंतरों को पॉइंट वाइज लिख दीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। मुश्किल से 4-5 पॉइंट बताने के बाद में आप कंक्लूजन लिख देंगे और कंक्लूजन ये लिखेंगे कि मैक्स वेबर सत्ता के आधार या सत्ता क्यों के सवाल में वैधता को लाते हैं और चेस्टरई बर्नार्ड सत्ता क्यों के साथ सत्ता कब तक है इसको मूल आधार प्रश्न बनाते हुए इसको लाते हैं। अब हम सवाल सहित आंसर पढ़ेंगे स्टूडेंट के, तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा इस बात को समझ पाएंगे कि इनको इतना ही अंक क्यों मिला है। अगर ये चीजें किसी ने भी स्पष्ट कर दी होगी तो निश्चित तौर पर 7-8 नंबर तक आराम से आ जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति में तो आने ही चाहिए। तो किसी के 4 आए हैं उसको भी देख लेते कि उसके 4 क्यों आए हैं। तो इस स्टूडेंट के सिर्फ 1.5 अंक ही आया है। इन्होंने क्या लिखा है कि यहाँ वैधता को थोड़ा बताया कि वैधता क्या है, तो ये तो सवाल की डिमांड नहीं है, लेकिन चलो लिख दिया। फिर ये बता रहा है, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, कि ये जो पहला पॉइंट है जिसमें वो ये कहता है कि बर्नार्ड के अनुसार वैधता जो है वो व्यक्तित्व पर आधारित होती है और व्यक्ति की प्रकृति पर और व्यक्तित्व के करिश्मे पर, तो ये तो बात ही बिल्कुल गलत होगी। ये बात थोड़ी बहुत करता भी है तो मैक्स वेबर करता है। दूसरा लगता है कि वेबर के अनुसार किसी सत्ता की वैधता 3 कारकों से आती है, ये बात सही है। नियम कानून पर आधारित वैधता, अब इसको स्पष्ट कर रहा। परंपरागत वैधता, ठीक है, इसको भी स्पष्ट करता है। और करिश्माई वैधता, तो ये पॉइंट सही है। इस प्रकार बर्नार्ड तथा वेबर वैधता को अलग अलग स्रोतों को उद्गमित मानते, लेकिन यहां बर्नार्ड को तो स्पष्ट नहीं किया कहीं भी। बर्नार्ड का कोई भी पक्ष नहीं आया है इस सवाल में, तो जब तक उसका पक्ष ही नहीं आएगा तो अंतर कहां कर पाओगे। फिर आंसर में लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त भी सुवेग्यता के, अब ये सुवेग्यता जो कॉम्पिटेंस थ्योरी में बता रहा था, जो मेरी पार्कर फोलेट है, जिसको तो यहाँ पूछ ही नहीं रहे, तो ये भी कोई इसका कोई आधार ही नहीं। तो कुल मिलाकर के पूरे आंसर का अगर सही पार्ट देखा जाए तो ये थोड़ा सा बताया है। अगर मेरे उस चीज से एनालिसिस कर रहे हो तो 1.5 अंक से ज्यादा क्या दोगे आप ज्यादा दे दोगे इसे, आप भी नहीं दोगे। चलिए मैं नेक्स्ट आंसर को एनालिसिस करते हैं। ये एक आंसर है जिसमें इनको 2.5 अंक मिलते हैं, मतलब पहले वाले से ज्यादा मिलते हैं। तो क्या वास्तव में जैसे मैंने आपको बताया तो ज्यादा मिलते हैं कि देखते हैं। ये लिखते हैं कि मैक्स वेबर शक्ति की पदस्थिति के आधार पर वैधता के विचार को प्रस्तुत करते हैं। शक्ति की पदस्थिति के आधार पर बेसिकली वो लिजिटिमेट डोमिनेशन, शक्ति की जगह प्रभुत्व लिखते तो सही शब्द आता है, लेकिन ठीक है। वेबर के अनुसार सत्ता कुर्सी में निहित होती है। अब कम से कम यह शब्द बहुत गलत है, कम से कम कुर्सी तो नहीं लिखना चाहिए था ना, पद लिख देते तो बात थोड़ी सी समझ में आती है कि वो पद में निहित होती है। हालांकि वो लीगल रेशनल में कानून और तार्किक वो जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल देते हैं वो, जब एक प्रशासनिक पद धारण, अब यहाँ पद लिख दिया, करने वाला व्यक्ति आदेश देता है तो उसके पद स्थिति के कारण आदेशों की वैधता प्राप्त है। लेकिन यह शब्द काफी नेगेटिव हो गया, लेकिन ये ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा समझा पा रहा है। अब ये लिखता है कि वेबर के अनुसार सत्ता ऊपर से नीचे आती है और बर्नार्ड के अनुसार सत्ता ऊपर से नीचे जाती है। अब ये सत्ता को स्पष्ट कर रहा है। आप देखो, ये सत्ता वैधता को नहीं कर रहा, लेकिन ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। बर्नार्ड के अनुसार वैधता अधीनस्थों की स्वीकृति में निहित है। बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव लिख दिया, वैधता को अधीनस्थों की स्वीकृति के रूप में परिभाषित किया। अब ये रिपीट कर रहा है उसी बात को। ये बात ठीक है कि वो अधीनस्थों की स्वीकृति में निहित है, आप 2 बार लिख रहे हो, कोई मतलब नहीं है। अब आप बता रहे हो कि इसके अनुसार शक्ति को जब वैधता प्राप्त होती है, तो ये तो बिल्कुल ये कहां से लेके आ गए भाई साहब, ये आपको लिखने की, ये तो बस इतनी सी बात ठीक थी, बस ये वाली, बाकी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। नो नो, इस प्रकार बर्नार्ड सत्ता की स्वीकृति का दृष्टिकोण नहीं है के समर्थक है, अतः वह वैधता को भी, अब इसी बात को फिर रिपीट कर देते हैं। भाई साहब ये भी गलत क्यों कर रहे हो, आप ऊपर लिख दियो। वहीं वेबर सत्ता को उच्च स्तर पर केंद्रित मानकर वैधता को अधीनस्थों का दायित्व मानते हैं। यही दोनों के मध्य मूल अंतर है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के अगर आप थोड़ा बहुत देखेंगे तो ये 4 अंतर जो मैं बताया उसमें से एक अंतर को स्पष्ट कर पा रहा है कि जो बर्नार्ड है उसके अनुसार जो वैधता है वो आदेश देने का एक
मतलब आदेशों को स्वीकार करने का आधार बनती है। और वहीं जो है चेस्टराई बर्नार्ड के अनुसार जो है जो वैधता है वो स्वीकारोक्ति का आधार बनती है, लेकिन इसमें कहीं भी वो नहीं है जहां मैक्स वेबर जो सत्ता के स्रोत, सॉरी वैधता के 3 स्रोत बताते हैं वो नहीं बताया, और जो बर्नार्ड ने जो सत्ता के जो जो स्वीकृति के 4 आधार बताए वो नहीं बताए, जोन ऑफ इंडिफरेंस का नाम नहीं आया। तो फिर अंक कहां से मिलेंगे? मुझे लगता है आप सोचो कहां से अंक मिलेंगे? फिर नहीं होंगे ना। 2.5 अंक दिया, लेकिन पिछले आंसर से इस आंसर की अगर आप देखेंगे तो गुणवत्ता ठीक है, मतलब वो उसकी डिमांड को पूरा कर रहा है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। अच्छा, इसमें 4 अंक है तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसको 4 अंक दिए तो कुछ ढंग का ही लिखा होगा, और ये टॉपर्स में टॉप 20 के अंदर ही है तो ठीक है। ये इन्होंने लिखा है कि वैधता विधि के अनुरूप स्थिति है जो कि औचित्य का निर्धारण करती है, वह शासक व शासितों के मध्य व जवाबदेहिता का, थोड़ा सा कम दिख रहा है कि ये योग है क्या है, ठीक है, मतलब वो वैधता को स्पष्ट किया है पहला। वैधता के माध्यम से शक्ति सत्ता में रूपांतरित होती है, फिर ये वैधता को मतलब पहला पैराग्राफ में उन्होंने वैधता स्पष्ट की है। जबकि सवाल जैसे पूछते ना उसमें इतना बेस बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा उसकी डिमांड को पूरा करो, हमेशा ये आपको एक अप्रोच रखनी होती है। वेबर का दृष्टिकोण कहा है कि वेबर वैधता को सत्ता का अनिवार्य स्रोत मानते हो। हाँ, ये बात बहुत ही सही लिखी, सत्ता का अनिवार्य स्रोत मानते हैं वैधता को, क्योंकि वैधता में अधीनस्थों की भूमिका को स्वीकार नहीं किए। हाँ, अधीनस्थों की, अधीनस्थ माने या नहीं माने वो जरूरी नहीं है, सही बात लिखिए, बल्कि सत्ता की वैधता 3 तत्वों में निर्धारित होती है, परंपरा, करिश्मा और विधि। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, यहां तक की बात से मैं एग्री करता हूं कि उन्होंने मैक्स वेबर को बिल्कुल सही डिफाइन कर दिया। और बर्नार्ड की वैधता की अवधारणा, बर्नार्ड के अनुसार वैधता का स्रोत अधीनस्थों की निष्ठा व स्वीकृति से है। सही है, सत्ता तभी पूर्ण रूप से अधीनस्थों की मान्यता प्राप्त होती है जब 3 कारक हो: नेता का व्यक्तित्व, नेता अनुयायी संबंध, नेता व अधीनस्थों की परिस्थितियां। ये बर्नार्ड ने कहा तो है ना। तो जो मैं 3-4 चीजें बता रहा वो न बता करके एक दूसरी चीज बताइए, और ये भी ठीक है, तो ये बात भी ठीक है, लेकिन वो जो मूल तत्व है जो मैं 4 बातें बता रहा हूं वो नहीं है। फिर वो अंतर बता रहे हैं, अधीनस्थों की भूमिका नहीं होती, ये ऊपर आ चुका, अधीनस्थों की भूमिका होती है बर्नार्ड। सत्ता का प्रकार ऊपर से नीचे, सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर। अरे भाई, सत्ता को डिफाइन कर लेने, वैधता एक पूर्ण औपचारिक व पूर्ण औपचारिक आधारित नहीं, यह वैधता संदर्भ विधि के अनुरूप और आवश्यक नहीं। मतलब ऊपर वाली बातों को फिर वो सारणी के तौर पर दे रहे हैं। अब ये 4 अंक आए, मतलब काफी हद तक इन्होंने डिफाइन किया, लेकिन ये 4 से 8 कैसे हो सकते थे? तो फिर मूल चीज पे आना चाहिए था कि जो बर्नार्ड है और मैक्स वेबर है, देखो इसमें जोन ऑफ इंडिफरेंस नहीं आया, इसमें जो सत्ता की स्वीकृति के 4 आधार है जो मैं बता रहा था वो नहीं आए, इसमें यह नहीं आया कि मूल सवाल यह है कि सत्ता क्यों और कब तक, ये नहीं आया। इसमें यह भी नहीं आया कि ये संगठनात्मक व्यवहारात्मक है बर्नार्ड, ये नहीं है। चेस्ट मैक्स वेबर में क्या नहीं आया? मैक्स वेबर में लगभग काफी चीज आ गई, लेकिन ये नहीं है कि मूल सवाल जो है वो सत्ता के बेस के तौर पर वैधता को स्वीकार करता है। हालांकि मैक्स वेबर को काफी अच्छा स्पष्ट कर दिया, लेकिन बर्नार्ड को ये स्पष्ट नहीं कर पाई पूरा, और इसीलिए इनको 4 अंक मिले। 5 अंक भी दे सकते थे, मैं होता तो 5 भी दे देता, लेकिन ये 8 अंक भी हो सकते थे। थोड़ा सा बस आंसर को सही जगह लाना था। एक दो आंसर और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, और फिर हम कुछ कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। यह अंग्रेजी माध्यम का है और 2.5 अंक मिलते हैं। कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी कंसेप्ट बिटवीन रूलिंग एंड रूल्ड क्लास ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेंस। ये लेजिटिमेसी को डिफाइन करते हैं मैक्स वेबर। वेबर concept of legitimacy is based on traditional concept of bureaucracy, as bureaucrats had legitimate power as they get it form rules, regulation, act, constitution। ठीक है, their responsibility is to do work according to demand of public। अब ये थोड़ा शुरू में तो सही था, अब आगे जाके
अलग दिशा में, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज इन इक्विटेबल एंड fair manner. Legitimacy is also inherent by similar to monarchical system, hence they have by birth right. अब वो legitimacy को मतलब बता तो रहे हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं आ रही। इसी तरह से बर्नार्ड को बताया, एक्सेप्टेंस थ्योरी बताई, उसको स्पष्ट किया। आगे बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस, विजन और कंपेंस, ये पता नहीं ये कहाँ से लेके आ गए। हैंस बर्नार्ड दे इज मोर एडवांस लिबरल, मतलब ये बता रहे कि बर्नार्ड ज्यादा एडवांस है वेबर की थ्योरी से, ऐसा ये कह रहे हैं। हालांकि ये कंक्लूजन से मैं सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी। बर्नार्ड थ्योरी बेस्ड ऑन मॉडर्न आइडिया वाइल वेबर थ्योरी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम। ये जरूर कह देते कि ये क्लासिकल को है और ये बिहेवियरल है तो जम जाता, लेकिन कुल मिला के 2.5 अंक ठीक है, क्योंकि मूल पार्ट तो इसमें आया नहीं, थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं। एक लास्ट ले लेते हैं, इसको 1 ही अंक मिला है, मतलब सबसे कम इसको मिला। तो क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं वैधता जनता द्वारा शासन पक्षों को दी गई शासन की स्वीकृति है, विश्वास विषय नहीं। ये वैधता को स्पष्ट करने लग गए भाई साहब शुरू में। मार्क्सवादी विचारक मैक्स वेबर, ये कब हो गया भाई मार्क्सवादी तो ये गड़बड़ है। वैधता शासन के प्रति प्रमाणीकरण का आधार है। औपचारिक वैधता जनता संविधान निर्मित है, परंपराएं है, ये सत्ता को स्पष्ट कर रहा है बेसिकली। ये व्यक्तिनिष्ठ है। कुर्सी की वैधता, ये पूरा गलत आ गया, ये करता है। बर्नार्ड वैधता की अवधारणा, वैधता समय के साथ समाज में सद्भावना विकसित की, ये अपना ही वैधता का प्रिंसिपल डेवलप कर लिया। वैधता का आधार नैतिकता होती है, वैधता सुशासन को सुनिश्चित करती है, जन भागीदारी। ये बिल्कुल कहीं कनेक्ट ही नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा मत लिखा करो, इससे बल्कि नेगेटिव प्रभाव और पड़ता है। कुल मिला के हमने 5-6 क्वेश्चन आंसर्स जो है टॉपर्स के, उनका एनालिसिस किया और पाया कि इस सवाल के उत्तर में 10 में से हाईएस्ट 4 अंक है। मुझे लगता है पूरी कॉपियों को भी देखेंगे तो हाईएस्ट 4 या 5 ही अंक होंगे। तो एवरेज 2-2.5 अंक की क्यों मिल रहे हैं? क्या सच में स्टूडेंट्स ने मैटर नहीं पढ़ा? मुझे लगता है शायद पढ़ भी नहीं रखा, सबको मैं देखता हूं तो। क्योंकि अगर सत्ता का विचार भी दोनों का पढ़ते तो कनेक्ट कर लेते। दूसरी चीज ये है कि सत्ता में से जो वैधता का विचार निकालना था, लेजिटिमेसी का विचार निकालना था, वो नहीं निकाल पाए। वो सत्ता के ही डिफरेंस को समझाने लग गए, जो थोड़ा बहुत है वो भी पूरा नहीं समझा रहे। तो क्या किया जाना चाहिए मतलब पढ़ते समय जिससे कि आपके अंक अच्छे आए? नंबर 1 चीज, स्पीड से पढ़ना बंद करो। मतलब मुझे जो समझ में आया, थोड़ा धीरे और डूब के पढ़ो। नंबर दूसरा पॉइंट, पढ़ते समय तुलनाएं भी साथ साथ करो। मतलब इमेजिनेशन और सोचो, मतलब केवल फट के ये कि बस ये मेरा कोर्स हो गया, ये नहीं, थोड़ा अपनी इमेजिनरी पावर को यूज करते रहो सब, थोड़ा उनको इंटरेस्ट हो, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज मुझे लगता है कि प्रमाणिक बुक पढ़नी चाहिए। नोट्स में क्या होता है, बिल्कुल संक्षिप्त सी होती है, आपका बनता नहीं है, एक मूल विचारिक कहानी नहीं बनती है। तो जो स्टोरी टाइप में कहानी होती है, जैसे मेरी पुस्तक में मैं पॉइंट नहीं बनाता, जो कहानी टाइप में पढ़ते हैं तो बेसिक कंसेप्ट पकड़ में आ जाता है। और चौथा और आखिरी, जो सवाल में मांग है उसी डिमांड के अनुरूप अपने आंसर लिखो, क्योंकि उसी से मार्क्स मिलेंगे। बाकी चीजें लिखी हुई का कोई मार्क्स नहीं रहता, वो जगह खत्म और कर देती है। तो ये 4 सबक लेते हुए आप अपनी तैयारी को स्वरूप दीजिए। बाकी चीजें जैसे देखते रहेंगे, मेरे जैसे सीबी कैंपस ऐप पे आप आते हो तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कमेंट के तौर पर जरूर बताओ कि ये जो सीरीज शुरू की है वो कैसी आपको लगती है, और थोड़ा सा अच्छा लगता है तो इसको शेयर वगैरह भी कर दिया करो, ताकि ज्यादा लोग देखते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू सभी को, नमस्कार।